जो आज का फर्स्ट लेक्चर जो है वो है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन से रिलेटेड। हम जरा डिटेल में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है सेंजल की बुक से, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। और सेकंड जो लेक्चर होगा वो रेडिएशन से रिलेटेड होगा। सो ऑब्जेक्टिव्स को रहने दो, हम डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। हाँ जी बोलो। So, सबसे फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस इन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोगों से पूछा जाए हमेशा गलत बताते हैं। जो वेपोरेशन है वो लिक्विड वेपर की इंटरफेस पे होती है। जैसे ये ग्लास है ना पानी का, इसकी सरफेस पे जो हो रही है ये वेपोरेशन है। ठीक है, when vapor pressure is less than saturation pressure of the liquid at a given temperature, vapor pressure is less than saturation pressure of liquid at given temperature, whereas boiling occurs at solid liquid interface। ये सॉलिड और लिक्विड, जब आप पॉट में या केटल में वाटर बॉईल करते हैं तो उसकी बॉटम सरफेस पे बॉइलिंग हो रही होती है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। When a liquid is brought into contact with the surface maintained at a temperature sufficiently above the saturation temperature of the liquid। So ये डिफरेंस है हमारे पास evaporation and boiling में। जो evaporation है वो लिक्विड वेपर सरफेस पे होती है, जबकि बॉइलिंग है वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे होती है। ठीक है, सो बॉइलिंग की जो आगे फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग इन अकर इन द एब्सेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो। जैसे चूल्हे पे आपने पैन रखा चाय बनाने के लिए, उसमें जो बॉइलिंग हो रही है वो आपके पास पूल बॉइलिंग है। जबकि अगर फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब के अंदर, बल्क फ्लो हो रहा है, मींस ट्यूब कोई भी फ्लूइड पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है या हीट एक्सचेंजर में फ्लो कर रहा है और साथ साथ स्टीम प्रोड्यूस हो रही है बॉयल होके, तो उसको कहते हैं फ्लो बॉइलिंग। ये है पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग में डिफरेंस। ठीक है, और जो पूल बॉइलिंग है इसके केस में नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो है वो फ्लूइड मूव करता है, और इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लो बॉइलिंग में, जैसे पंप लगाते हैं। उसके बाद है दो और फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो सब कूल्ड बॉइलिंग एंड सैचुरेटेड बॉइलिंग। सब कूल्ड बॉइलिंग हमारे पास तब होती है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेन बॉडी ऑफ लिक्विड इज बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर। जैसे ये देख रहे हो ना, तो जो सब कूल्ड जो लिक्विड की बॉडी है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी, सैचुरेशन टेम्परेचर वाटर के केस में आपको पता है 100 डिग्री सी होता है। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे ना, तो ये लो है जो लिक्विड का टेम्परेचर है, इज बिलो देन दी सैचुरेशन टेम्परेचर, तो ये क्या सब कूल्ड बॉइलिंग। और अगर टेम्परेचर जो है सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल हो, ये देखो लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, तो इस केस में इसको कहते हैं सैचुरेटेड बॉइलिंग। when temperature of the liquid is equal to the saturation temperature in this case, as you can see in this figure। यह है subcooled boiling, जो लिक्विड का टेम्परेचर है बल्क वो 80 डिग्री सी है, लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सी होता है। जबकि सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं लिक्विड टेम्परेचर या बल्क लिक्विड टेम्परेचर इज 100 डिग्री सी विच इज इक्वल टू द सैचुरेशन टेम्परेचर। सो पूल बॉइलिंग की रिजीम्स हैं, इसकी हम डिफरेंट फॉर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस कैटेगरी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आपको पैन नजर आ रहा है, पैन की जो बॉटम सरफेस है उसको हीट किया जा रहा है और उसका टेम्परेचर है 103 डिग्री सी, जबकि जो लिक्विड जो है वो पैन के अंदर उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सी। ठीक है, जो इस रीजन में यहाँ से लेकर ना, ये जो डेल्टा टी एक्सेस कहते हैं, टी सॉलिड सरफेस, डेल्टा टी एक्सेस क्या है, सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर माइनस टी सैचुरेशन। सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर क्या है 103 और टी सैचुरेशन क्या है 100 डिग्री सी। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है डेल्टा टी और वाई एक्सिस पे है हमारे पास क्यू डॉट बॉइलिंग, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, और ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का ग्राफ बनाया हुआ है डेल्टा टी एक्स के साथ, और ग्राफ की शेप आप देख रहे हैं, ये टोटल बॉइलिंग के फिनोमेना का कर्व है जिसको हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट, अगर तो हमारे पास डेल्टा टी एक्सेस लोअर देन और इक्वल टू 5 हो, डेल्टा टी एक्सेस मीन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड सरफेस टेम्परेचर माइनस टी सैचुरेशन। अच्छा, सो जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो है 3 डिग्री सी का। तो इस एरा में या इस रीजन में हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग इसको।
इसको कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग। और इसको डिटेल में हम देख लेते हैं, एक दफा हम ग्राफ स्टडी कर लें पूरा। सो सेकंड रीजन जो है वो डेल्टा टी एक्सेस 30 डिग्री सी तक है, और इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। इसके मतलब कर्व पे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, एक बी है और एक सी है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग। और इसमें आप देख रहे हो कि सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है 110 डिग्री सी। उसके बाद ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम क्यू डॉट बॉइलिंग अचीव हो रहा है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर या हीट फ्लक्स अचीव हो रहा है आपके पास। इस पॉइंट को कहते हैं हम क्रिटिकल हीट फ्लक्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो बॉटम सरफेस है आपके पास पैन की, उधर बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा, यहाँ बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। उन बबल्स की वजह से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। ये हीट फ्लक्स सडन ड्रॉप आ रहा है उसमें, हीट फ्लक्स में। यहाँ से हीट फ्लक्स आते आते डी पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं मिनिमम हीट फ्लक्स की वैल्यू है ये जो मिनिमम या हीट फ्लक्स है ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम, इस पॉइंट को हम कहते हैं लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट। लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट ये क्यू डॉट मिनिमम है इस स्टेज पे। इसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट में इस रीजन को हम कहते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग। जो नेक्स्ट है फिल्म बॉइलिंग। अब क्या हुआ है इसमें, आप देख सकते हो कि पूरी लिक्विड की फिल्म फॉर्म हो गई है बॉटम पे। थ्रू आउट द लिक्विड फिल्म फॉर्म हो रही है, नीचे से हम हीटिंग कर रहे हैं 400 डिग्री सी तक, पैन का टेम्परेचर चला गया है और वेपर की फिल्म फॉर्म हो चुकी है। अब इस केस में आप देख सकते हैं हीट फ्लक्स इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज इसलिए हुआ है कि रेडिएशन या रेडिएटिव हीट ट्रांसफर यहाँ पर हाई है, रेडिएशन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पर जो है हीट फ्लक्स अगेन इंक्रीज कर जाता है। अब हम हर पॉइंट्स को देख लेते हैं कि वो क्या शो कर रहा है। So bubbles do not form on the heating surface until the liquid is heated a few degrees above the saturation temperature. Means 100 डिग्री सी अगर वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर है तो बबल्स सरफेस पे तब तक नहीं बनेंगे जब तक के लिक्विड का टेम्परेचर 1023 या 4 ना हो जाए। The liquid is slightly superheated in this case, इसको कहते हैं metastable state. The fluid motion in this mode of boiling is governed by natural convection. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट ए तक, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक नेचुरल कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीटिंग सरफेस टू द फ्लूइड इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन। ये जितने भी फिनोमेना डिस्कस हो रहे हैं, ये बात हो रही है फर्स्ट पॉइंट की ए तक। उसके बाद है न्यूक्लिएट बॉइलिंग। न्यूक्लिएट बॉइलिंग में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास कर्व के, ये ए टू बी रीजन आ रहा है, बी टू सी रीजन आ रहा है। सो इस स्टेज पे क्या होता है कि बबल्स फॉर्म एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लिएशन साइट्स as we move along the boiling curve toward point C, ठीक है। और रीजन जो A टू B है हमारे पास, यहाँ पे आइसोलेटेड बल्ब बनते हैं, मतलब कोई कोई बल्ब बना वो उठा और खत्म हो गया। रीजन B और C में न्यूमरस कॉन्टिन्यूअस कॉलम्स ऑफ वेपर इन द लिक्विड, जबकि B और C रीजन में क्या होता है कि न्यूमरस कॉलम्स बन जाते हैं बबल्स के, बबल्स कॉन्टिन्यूअसली उठ रहे होते हैं। उसके बाद न्यूक्लिएट बॉइलिंग में फर्दर हम इन रीजन ए टू बी, द स्टीरिंग एंड एजिटेशन caused by the entrainment of the liquid to the heater surface is primarily responsible for the increased heat transfer coefficient. In region A to B, the large heat fluxes obtainable in this region are caused by the combined effect of liquid entrainment and evaporation. After point B, the heat flux increases at a low rate with increasing delta T and reaches a maximum at point C. The heat flux at this point is called critical heat flux and is of prime engineering importance. Point C पे मैंने पहले भी आपको ग्राफ में बताया था कि heat flux जो है हमारे पास maximum है, इसको critical heat flux कहते हैं। So transition boiling region C से लेकर D, C से लेकर D में क्या हो रहा है, when delta T is increased past point C, the heat flux decreases. This is because a large fraction of the heater surface is covered by a vapor film which acts as an insulation. In the transition boiling regime, both nucleate and film boiling partially occur. इस regime में क्या होगा, nucleate boiling भी होती है और convection boiling भी होती है। Next D से लेकर E तक film boiling होती है। Beyond point D, the heater surface is completely covered by continuous stable vapor film. Point D, where the heat flux reaches a minimum, is called Leidenfrost point. The presence of a vapor film between the heater surface and the liquid is responsible for the low heat transfer rates in the film boiling region. The heat transfer rate increases with increasing excess temperature due to the radiation to the
लिक्विड, और रेट क्यों इंक्रीज हुआ है? रेडिएशन की वजह से। ऊपर आपको हेडिंग नजर आ रही है? मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, बर्न आउट फिनोमेना इसको कहते हैं। A typical boiling process does not follow the boiling curve beyond point C. अब ये हमने बात की आइडियल केस की। अब रियल में क्या होता है कि पॉइंट सी के बाद जो हमारा रियल लिक्विड है वो इस कर्व को फॉलो नहीं करता। उसके टेम्परेचर में जो है when the power applied to the heater surface exceeds the value at point C even slightly, the surface temperature increase suddenly to point E. टेम्परेचर इंक्रीज होके पॉइंट ई तक पहुंच जाता है सडनली। When the power is reduced gradually starting from point E, the cooling curve follows figure 10 to 8 with a sudden drop in excess temperature when point D is reached. ठीक है, जब हम कूल करते हैं पॉइंट ई से तो तब जाके वो फिर भी फॉलो करता है, लेकिन डी पे आके सडन ड्रॉप आता है और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। हीटिंग के केस में क्या होता है नेचुरल में कि ये वाला कर्व तो फॉलो हो रहा है, लेकिन पॉइंट सी पे आके हीटिंग से क्या होता है, सडनली टेम्परेचर ई पॉइंट तक पहुंच जाता है। कूलिंग जब हम करते हैं तो डी पॉइंट तक कर्व फॉलो करता है, डी पॉइंट पे आके सडन कूलिंग होती है और टेम्परेचर ए पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, सडन ड्रॉप आता है टेम्परेचर में, और बॉइलिंग के केस में सडन जंप आता है टेम्परेचर में, तो कहते हैं हम बर्न आउट फिनोमेना। सो हीट ट्रांसफर कोरिलेशन इन पूल बॉइलिंग। अब हमें कोरिलेशन चाहिए डिटरमिन करने के लिए। सो बॉइलिंग रिजीम हर रीजन में जब डिफरेंट है तो इक्वेशंस भी डिफरेंट लगेंगी। सो नेचुरल कन्वेक्शन जो रीजन था हमारे पास, वो हम कन्वेक्शन के रिलेशनशिप उस केस में यूज कर सकते हैं, जबकि जो पूल बॉइलिंग और न्यूक्लिएट बॉइलिंग के केस में ये रिलेशनशिप्स हैं जो गिवन है क्यू डॉट एस के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और एनालिटिकली डेवलप किए गए हैं। सो ये किसी भी ज्योमेट्री के लिए यूज किए जा सकते हैं, क्लीन एंड रिलेटिवली स्मूथ सर्फेसिस के लिए हैं, और एरर फॉर हीट ट्रांसफर रेट फॉर गिवन एक्सेस टेम्परेचर इज 100% हो सकती है एरर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्रिटिकल हीट फ्लक्स। क्रिटिकल हीट फ्लक्स मैंने बताया था क्यू डॉट मैक्सिमम। बॉइलिंग में जो मैक्सिमम हीट फ्लक्स हम अचीव कर सकते हैं बॉइलिंग कर्व में, उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें जो सी है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मोस्टली हम 0.15 ले लेते हैं। So the critical heat flux is independent of fluid heating surface combination as well as the viscosity, thermal conductivity and the specific heat of the liquid. So critical heat flux increases with pressure up to about 1/3 of the critical pressure and then starts to decrease and becomes zero at the critical pressure. So it is proportional to HFG and large maximum heat fluxes can be obtained using fluids with a large enthalpy of vaporization. HFG क्या होता है हमारे पास? enthalpy of vaporization. जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी उतना ही ज्यादा क्रिटिकल हीट फ्लक्स है। क्रिटिकल हीट फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ये हमें चाहिए होता है ना हीट ट्रांसफर में। जैसे अगर हमने कूलिंग भी करानी है और हमने स्टीम से हीटिंग भी करानी है, उस केस में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सो मिनिमम हीट फ्लक्स लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट, उसके लिए ये फॉर्मूला क्यू डॉट मिनिमम के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास फिल्म बॉइलिंग। फिल्म बॉइलिंग के लिए हमने ये जो रिलेशनशिप थे पीछे क्या है, ये न्यूक्लिएट बॉइलिंग रीजन के लिए। जो अब फिल्म बॉइलिंग के लिए रिलेशनशिप हमारे पास नसल नंबर का गिवन है। ठीक है, सी की वैल्यू सिलेंडर और स्फीयर के लिए डिफरेंट है, वो गिवन है। बेटा एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे फिल्म बॉइलिंग। सो फिल्म बॉइलिंग के लिए नसल नंबर का रिलेशनशिप हमें गिवन है। नसल नंबर फाइंड कर लें तो आप कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट उससे फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं, हम रिलेशनशिप से फाइंड करते हैं। ठीक है, सो मैं इनको फर्दर इन्फोर्स नहीं करूंगी आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग के जौन जौन से रीजन है उनमें हर कैलकुलेशन किस तरह से करनी है आपने। और ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर चूंकि हो रहा होता है फिल्म बॉइलिंग में, इसलिए हमें जो रेडिएशन का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसको इंक्लूड करना पड़ता है। सो पूल बॉइलिंग को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन न्यूक्लिएट बॉइलिंग regime strongly depends on number of active nucleation sites on the surface and rate of bubble formation at each site. Therefore, modification that enhances nucleation on the heating surface will also enhance heat transfer in nucleate boiling. So irregularities on the heating surface including roughness and dirt serve as additional nucleation. अगर sites during boiling, the effect of surface roughness is observed to decay with time. सरफेस रफनेस का भी इफेक्ट है बॉइलिंग के ऊपर। सो एनहेंसमेंट करने के लिए जो है हीट ट्रांसफर कैन बी एनहेंस्ड बाय फैक्टर अप टू 10 ड्यूरिंग न्यूक्लिएट बॉइलिंग एंड क्रिटिकल हीट फ्लक्स बाय फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, सरफेसेस हैं जो एनहेंस करने के लिए बनाई गई हैं।
सो एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन बॉइलिंग। इन फ्लो बॉइलिंग, अगर फ्लो बॉइलिंग की बात करें तो फ्लूइड इज दो तरह से हो सकती है, इंटरनल फोर्स्ड एंड एक्सटर्नल फोर्स्ड। सो इंटरनल फोर्स्ड के लिए ये आपको कर्व्स गिवन है, बहुत डिटेल से हमने इसको स्टडी नहीं करना, तो उसमें वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है उसका डायरेक्ट, कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी द हायर द न्यूक्लिएट बॉइलिंग हीट फ्लक्स एंड द क्रिटिकल हीट फ्लक्स। एक्सटर्नल फ्लो के केस में जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतना ही ज्यादा आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग हीट फ्लक्स होगा और क्रिटिकल हीट फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसमें कन्वेक्शन और पूल बॉइलिंग दोनों के इफेक्ट पाए जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स में। सो इंटरनल फ्लो के केस में क्या होता है, इंटरनल फ्लो के केस में जो फ्लो रिजीम है वो सिंप्लीफाइड नहीं होती। फ्लो रिजीम इस तरह की हो सकती है, इनमें से किसी भी टाइप की, ये 6 टाइप्स हैं फ्लो की। सबसे पहले है लिक्विड सिंगल फेज फ्लो, बबली फ्लो, स्लग फ्लो, एनुलर फ्लो, मिस्ट फ्लो, वेपर सिंगल फेज फ्लो। ठीक है, अब इनके केसेस में फ्लो के साथ डिफरेंट बदलता जाएगा आपका, मतलब फ्लो की टाइप के साथ आपकी इक्वेशंस भी बदलेंगी। बबली फ्लो के केस में बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। जो हमारे पास स्लग फ्लो है उसमें एक पूरा लिक्विड का जो पोर्शन होता है वो स्लग्स की फॉर्म में जा रहा होता है। इसी तरह जो जैसे जैसे हम इंक्रीज होते जाते हैं तो बीच में गैस आ जाती है ना, वेपर्स का पोर्शन इंक्रीज होता जा रहा है, ये बॉटम से ऊपर तक देखो तो फेज फ्लो चेंज हो रही है फ्लो की टाइप। सो फ्लो की डेफिनेशंस गिवन है इसी रिस्पेक्टिव हर फ्लो की। जो लिक्विड सिंगल फेज फ्लो, इसमें क्या है कि सिंगल लिक्विड फ्लो होगा। इन द इनलेट रीजन द लिक्विड इज सबकूल्ड एंड हीट ट्रांसफर टू द लिक्विड इज बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन। और जैसे जैसे लिक्विड फ्लो होता जाएगा पाइपलाइन में, फ्लो की टाइप चेंज होती जाएगी। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आएगी, बबल्स बनना शुरू होंगे। उसमें बबली फ्लो है, इंडिविजुअल बबल्स है, लो मैस क्वालिटीज है। स्लग फ्लो में क्या होगा, बबल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और वो स्लग से बना देते हैं। स्लग कहते हैं पोर्शन को ना, इकट्ठा होके नहीं जो बन जाता। उसके बाद मॉडरेट मैस क्वालिटीज हैं। एनुलर फ्लो में कोर ऑफ द, एनुलर में ये होता है कि दरमियान वाला एक पूरा रीजन सारा वेपर्स कंसिस्ट होता है। कोर ऑफ द फ्लो कंसिस्ट ऑफ वेपर ओनली एंड लिक्विड एडजेसेंट टू द वॉल्स। लिक्विड दीवारों पे लग जाता है और दरमियान में सिर्फ वेपर है। मिस्ट फ्लो में क्या होता है, शार्प डिक्रीज इन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। वेपर सिंगल फेज मिस्ट फ्लो में क्या होता है कि सारे वेपर होते हैं, बीच में लिक्विड के बस ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। वेपर सिंगल फेज फ्लो में क्या होता है कि सारा का सारा जो आपका लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप स्टीम बना रहे हैं वाटर से तो सारी स्टीम बन जाएगी, सिर्फ वेपर रह जाता है। स्टार्टिंग में सिर्फ लिक्विड एंटर हुआ था और एग्जिट पे सिर्फ वेपर है। सो नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और बॉइलिंग का फिनोमेना बड़ा सिमिलर है, और कंडेंसेशन 2 टाइप्स की होती है, फिल्म कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज। होती क्या है, कंडेंसेशन अकर्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए वेपर इज रिड्यूस्ड बिलो इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। बॉइलिंग में हम इंक्रीज करते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर से और कंडेंसेशन में डिक्रीज करते हैं। कंडेंसेशन की 2 टाइप्स है, फिल्म एंड ड्रॉप वाइज। फिल्म में क्या होता है कि जो सरफेस है आपके पास उसके ऊपर पूरी लिक्विड की फिल्म बन जाती है टॉप से बॉटम। जबकि ड्रॉप वाइज में एक ड्रॉप, ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं ना, एक ड्रॉप जो है 1 बाय 1 फॉर्म होता है, ड्रॉप गिरता जाता है, कंडेंस होके फॉल होते जाते हैं ड्रॉप्स। The film, the condensate wets the surface and forms a liquid film. The surface is blanketed by liquid film which serves as a resistance to heat transfer. Dropwise में क्या है, the condensed vapor forms droplets on the surface. Droplets slide down when they reach a certain size. No liquid film to resist heat transfer. As a result, heat transfer rates that are more than 10 times larger than with film condensation. Film में चूंकि resistance आ जाती है film की वजह से, इसलिए heat transfer कम होती है, dropwise में ज्यादा अचीव हो जाती है। ये हम इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, ये कंडेंसेशन की रीजन्स और वो डिस्कस किए हुए हैं, इंटरफेस कैसी होगी, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होगी। रेनॉल्ड नंबर के लिए इक्वेशन गिवन है, रेनॉल्ड नंबर से हम फ्लो रिजीम डिफाइन कर सकते हैं। फ्लो रिजीम में आपके पास यहाँ पे देखो एंट्रेंस पे लेमिनार आ रही है, फिर लेमिनार वेवी है, टर्बुलेंट है। हीट ट्रांसफर कोरिलेशंस ये हाइड्रोडायनामिक्स में गिवन है, हम इनको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, फोकस नहीं कर रही इसके ऊपर, ये टफ हो जाएगा ज्यादा। मेरा ख्याल है ये काफी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ना कंडेंसेशन का। ओके यस मैम। बस बेसिक कॉन्सेप्ट कंडेंसेशन और बॉइलिंग का होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर